जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं हरप्रीत सिंह और डेली डिफेंस डोज की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन फिजिक्स के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड इन ए डिवाइस इज कॉल्ड। जिस डिवाइस में आप इलेक्ट्रिक चार्ज को, विद्युत आवेश को संग्रहित करते हो उसे आप क्या कहते हैं। तो अगर थोड़ा सा मेमोरी पर जोर डालें तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था क्लास 12th में, और वहाँ पर हमने सीखा था एक लास्ट का चैप्टर के लास्ट में कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हो उसको आप क्या बोलते हो। उसको आप यस बोलते हैं, ऑप्शन बी कैपेसिटर, संधारित्र बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारा कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हो उसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का अपनी फॉर्मूला भी पढ़ा था वहाँ पे। वो क्या होता है, साथ ही रिपीट कर लेते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, और क्यू इजिकल टू क्या होता है, सी वी होता है। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले के 3 फॉर्मेट बना सकते हो इन दोनों का यूज़ करते हुए। ठीक है, अब बात करते हैं इंडक्टर। तो इंडक्टर तो आपका गलत आंसर था। रजिस्टर इलेक्ट्रिक चार्ज का या फिर इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। ये भी गलत था। ट्रांसफॉर्मर, कई बच्चे इस पे जा करके रुक सकते हैं, तो बेटा मैं बता दूं कि ट्रांसफॉर्मर आपका वोल्टेज को क्या होता है, कम ज़्यादा करने का काम आता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर भी क्या हो गया, गलत आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, कैपेसिटर। और कैपेसिटर को आप डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। गर्मियाँ चल रही हैं, फैंस होंगे घर में, मोटर होगी और आपका कूलर होगा, तो यहाँ पर आपको एक सेल टाइप शेप में देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, संधारित्र बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं हमको ये, तो ये क्या हुआ आपका इंडक्टर, ये हुआ आपका कैपेसिटर, और ये हुआ आपका रजिस्टर। इस शेप को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मर। इस कॉइल टाइप शेप के जिस पे वायर लिपटे हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेरक, या फिर इंडक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर ये आपको CFL में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, प्लस अगर हम फैंस वगैरह में देखें तो इतनी साइज का आपका क्या होता है, वाइट रंग की शेप में अलग अलग वाइट कलर में पाया जाता है, या फिर अलग अलग कलर्स में भी होता है। और रजिस्टर में क्या होता है, इस तरह से आपने कलर कोडिंग देखी होगी, तो यहाँ पे कलर कोडिंग का भी एक एग्जांपल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका रजिस्टर और ये रहा आपका ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि बरसात में जी ट्रांसफॉर्मर फूक गया, ठीक है, जल गया तो बिजली रुक गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर का एग्जांपल है। तो चारों शेप आपको माइंड में रिमेंबर कर लो कि कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं ये लोग, ये चीज़ें, लोग तो नहीं है ये। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, और कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर जरूर बताना उस क्वेश्चन का। ठीक है, आप बहुत कंजूसी करते हो कमेंट बॉक्स में जाने के लिए, तो जरूर मेरे को इसका आंसर चाहिए आज। तो कह रहे एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड। एक खिलाड़ी है जो आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक कंप्लीट चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है, तो एट द एंड ऑफ 3 सेकंड, एट द एंड ऑफ 3 सेकंड उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, मतलब ना 3 मिनट है, एट द एंड ऑफ 3 मिनट उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है या फिर उसका विस्थापन बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, तो आप कहीं पे भी चले और वहां से कहीं पे ही पहुंचे, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो छोटा से छोटा रास्ता होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि एक ही दिशा होती है उसकी हमेशा, उस छोटे रास्ते की, उसी पाथ को आप क्या बोलते हो, उसी रास्ते को आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। पर ये कह रहा है कि वो एक चक्कर को, एक सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ बना लिया मैंने। सर्कुलर पाथ की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। वो कह रहा है एक इसका कंप्लीट चक्कर पूरा करता है 40 सेकंड में। ठीक है, तो 3 मिनट, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी, यहाँ पर ये मिनट यूनिट दे रखी है और इसकी सेकंड, तो दोनों को सेकंड में कन्वर्ट कर लो ताकि आसानी हो जाएगी। आपको पता होगा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल कितने सेकंड हो गए, 180 सेकंड तो दौड़ता रहा, जबकि 40 सेकंड में वो एक चक्कर को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से चला, तो मैं सबसे पहले एक बेसिक आइडिया लेने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन की, फिर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा आंसर। तो यहाँ से तो चला, ये इनिशियल पॉइंट था आपका। ठीक है, अब देखो 40 सेकंड के बाद वो एक चक्कर पूरा कर लेगा, तो 40 सेकंड वो खत्म कर चुका अपने, फिर यहाँ पे ही पहुंच गया, फिर 40 सेकंड के बाद वो यहाँ पे पहुंचेगा, तो 2 चक्कर कंप्लीट कर लिए।
उसके बाद फिर 40 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुँचा तो अपना तीसरा चक्कर पूरा करा, और चौथा चक्कर पूरा करा फिर 40 सेकंड के बाद, और हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आते हैं 160 सेकंड तक वो फील्ड से वहीं पे ही पहुंच चुका है इनिशियल पॉइंट पे ही। ठीक है, तो 20 सेकंड और बचे। जब 40 सेकंड में वो पूरा चक्कर पूरा करता है तो 20 सेकंड में वो कहाँ आ जाएगा, जस्ट इसके सामने आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये आरंभिक बिंदु था और ये उसका अंतिम बिंदु हो गया। अब देखो इन दोनों के बीच का छोटे से छोटा रास्ता यही है, तो r प्लस आर आंसर कितना आ गया हमारा 2r। क्लियर है, तो राइट आंसर यहाँ पे 2 पाई आर है, 5 पाई आर है, 7 पाई आर है, तो कि तीनों के तीनों क्या हो गए गलत। राइट आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दीज। कई बार नन ऑफ दीज पे भी क्वेश्चन पे जाना पड़ता है हमको, तो इनमें से कोई नहीं आएगा आंसर, और अगर 2r दे रखा होता तो हम 2r को क्लिक करते। प्लस अब डिस्प्लेसमेंट के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस तरह से आते हैं कि वो पॉइंट आमने सामने ही आ जाए, ठीक है, या फिर इनिशियल पॉइंट पे ही हो जाए। तो आप सिंपल कर सकते थे, आप 180 को 40 से डिवाइड करते तो आपको पता लगता कि 4 सेकंड तो वो कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, 4 सेकंड ना सॉरी 4 चक्कर तो वो पूरे कर चुका है अपने। ठीक है, प्लस साथ में ही उसके पास 20 सेकंड एक्स्ट्रा है, तो 20 सेकंड के बाद वो आधा चक्कर पूरा करेगा, यहाँ होगा तो आंसर क्या आएगा 2r आएगा यहाँ से भी। प्लस अब मैक्सिमम कंडीशन में वो इस तरह का क्वेश्चन देगा कि ये जो टाइम है टोटल टाइम वो इससे कुछ ना कुछ पे डिवाइड हो। ठीक है, और वो पॉइंट आमने सामने आ जाए, या फिर क्वार्टर में आ जाए, या हाफ में आ जाए, फिर केस में आ जाए, थर्ड पार्ट में आ जाए, उसके यहाँ तक पहुँच जाए। प्लस ताकि वो उसकी ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ ना करवा पाए। अदरवाइज हमको अगर वो कहीं बीच में अटका देता, ना वो क्वार्टर होता ना वो हाफ होता, तो वहाँ पर हमको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ता कोसाइन और साइन फार्मूले में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आया हमारा 2r आया। मैंने यहाँ पे 2 से 3 कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं जिस जिस फॉर्मेट पे आपके क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, मैंने आपको कहा था मैं आंसर पूछूंगा एक क्वेश्चन का, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ सेम क्वेश्चन के लिए। क्या बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ सेम क्वेश्चन के लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप बोल सकते हो कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन और विस्थापन में फर्क होता है। ठीक है, यही चेक करना है हमको कि हमारा आंसर आ भी पाता है कि नहीं आ पाता, तो कोणीय विस्थापन निकालना है। सेम क्वेश्चन सेम डाटा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, और वीडियोस को शेयर जरूर करें, लाइक करें, आप कमेंट करें, अपने उन फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करें जो इस वक्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और सीरियस है इस चीज़ के बारे में। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एट द पॉइंट, ये आपका प्रीवियस ईयर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीडीएस में भी पूछा गया है क्वेश्चन है ये, और आपका एनडीए में भी और एयरफोर्स में भी, तीनों में आपका एग्जाम में, मैं भी बोल सकता हूँ सभी डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एक प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, अब इनमें से क्या चीज़ कम होगी क्या चीज़ ज़्यादा होगी, तो मैं दोनों तरह से ही बताने की कोशिश करूँगा। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या है मैक्सिमम, पहला क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है गतिज ऊर्जा अधिकतम, दूसरा ऑप्शन कह रहा है स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, तीसरा कह रहा है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी, और चौथा ऑप्शन कह रहा है टोटल एनर्जी इज मिनिमम, कुल ऊर्जा न्यूनतम होगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमारे पास दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन होते थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अगर मैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल की बात करता हूँ, तो आप इस तरह की बिल्डिंग पर खड़े होकर के यू वेलोसिटी से आपने बॉल को नीचे की ओर फेंका। अब आप बताओ कि गतिज ऊर्जा जो होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो एम जी एच, हाइट की वजह से। तो ये उसका हाईएस्ट पॉइंट ही तो था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो रेस्ट पे था, यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो गई, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई आपकी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई एम जी एच। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसीडर करूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि उच्चतम बिंदु, क्योंकि इससे नीचे आते जाओगे तो हाइट तो डिक्रीज ही होती जाएगी। आप यहाँ पे हो हाइट कम है, यहाँ पे हो हाइट कम है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी वाला तो गलत ही होगा, टोटल एनर्जी तो हमेशा ही कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी में हमको देखना है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई आपकी मैक्सिमम। तो अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, मिनिमम जीरो। ठीक है, यहाँ के केस में जीरो हुई है, तो हमारा यहाँ से तो आंसर आ गया सी। क्लियर है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है जबकि इसमें दे रखा है मिनिमम, तो ये गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बट कई बच्चों के दिमाग में है सर वर्टिकल से देखते हैं, तो देखो अब
ये वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। आपने यू वेलोसिटी से किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंका, वर्टिकल पाथ पे जब हाईएस्ट पॉइंट पे आप पहुंच गए तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, 0, जबकि वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा ही क्या रहा, u cos थीटा। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे गलत कॉन्सेप्ट ना बना ले इसलिए मेरे को इसे समझाना पड़ा है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो गई इतनी, पर ये हाइट तो मैक्सिमम हो गई। अगर हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम। बट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, मिनिमम हो गई है, क्योंकि एक कंपोनेंट खत्म हो गया है। ठीक है, पर मैं क्या यूं कहूँ कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है 1/2 हाफ mv² cos² थीटा। तो एक गलत कॉन्सेप्ट तो हम निकाल सकते हैं दिमाग से कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती, वो न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के केस में चलो 0 हो गई, वर्टिकल के केस में 0 नहीं होगी। क्लियर है, समझ आ गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि फॉर मैक्सिमम करंट इन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट आपने पढ़ा था कहाँ पे, एलसीआर परिपथ आपने कहाँ पढ़ा था, आपने एसी चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, 12th क्लास में ही। आपका फोर्थ चैप्टर कंसीडर करके चलते हैं तो कुछ आपका ऐसा सर्किट देखने को मिला होगा। ऐसा सर्किट देखने को मिला होगा, ये रजिस्टर, ये इंडक्टर है, प्रेरक है, यहाँ पर इसकी जो रेजिस्टेंस होती है एक्सएल, ना सॉरी ये मैंने उल्टा बोल दिया, ये कैपेसिटर है। ठीक है, ये आपका इंडक्टर है और इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, एक्सएल, और कैपेसिटर की क्या होती है, एक्सी। इस तरह का आपको फिगर देखने को मिला होगा। और यहाँ पर मैक्सिमम करंट आपसे पूछा है कब होता है, तो एक आपने कंडीशन पढ़ी होगी, रेजोनेंस की कंडीशन। ठीक है, अनुनादी की कंडीशन पढ़ी होगी, वहां पर उस कंडीशन के अनुसार जब आप सर्किट में XC इक्वल टू एक्सएल हो जाता है, XC इक्वल टू एक्सएल हो जाता है, जो आपका कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है वो इंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तो वहां पर वो मैक्सिमम करंट देने की कोशिश करता है। क्योंकि हमने एक और चीज पढ़ी है, Z इक्वल टू होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये टर्म जब 0 हो जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी जा करके Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके R के बराबर। तो ये कंडीशन बनती है आपकी क्या, मैक्सिमम करंट की कंडीशन। तो XL इक्वल टू XC हो जाए। और आपने पढ़ा है कि XL क्या होता है, ओमेगा L के बराबर होता है, और XC क्या होता है, 1/ओमेगा C के बराबर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो ये राइट कंडीशन बनती है जब आपको क्या मिलता है, सर्किट में मैक्सिमम करंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी कंडीशन को कहते हैं हम रेजोनेंस की कंडीशन। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे चलूँ तो ओमेगा को मैं बोल देता हूँ 2πf। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, आप स्क्वायर करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 4π² इंटू में f², विच विल बी इक्वल टू LC। ठीक है, देन आप यहाँ से आप कह रहे हो इसको सोल्व, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2π √LC के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको मैक्सिमम करंट प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और ये एक बेहद शानदार क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है ओल्ड रिटन मटेरियल, ठीक है, विच कैन नॉट बी रीड इजिली दैट कैन बी रीड विच टाइप ऑफ रेज। कौन सी रेज की हेल्प से आप जो पुरानी लिखित सामग्री है उनको आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिल सकता है। मैं फिर से बोल सकता हूँ ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ठीक है, पर वहाँ पर जहाँ पर ये आंसर आएगा तो वहाँ पर एक्सरेज दे सकते हैं, तो एक्सरे तो है नहीं, तो हमारा यू आंसर है यहाँ पे इंफ्रारेड रेज। अवरक्त किरणें एक ऐसी किरणें होती हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो वहाँ पर एक पैटर्न में इंफ्रारेड रेज भी होती हैं। इंफ्रारेड रेज आपकी काम आती हैं जो ओल्ड रिटन मटेरियल होता है ना उसको पढ़ने के लिए, जो हम इजीली पढ़ नहीं सकते। ठीक है, जैसे गुफाओं में आदि मानवों के टाइम पर वो कुछ चित्र बना के कुछ लैंग्वेज लिख गए जिनको हम बेसिकली देख नहीं पाते, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इंफ्रारेड रेज का। ठीक है, प्लस कई जगहों पे इसका आंसर एक्सरेज भी है, तो यस एक्सरेज भी यूज़ होती हैं वहाँ पर। ठीक है, बट अल्ट्रावायलेट कॉस्मिक रेज दोनों ही यूज़ नहीं होती। तो नन ऑफ दीज पे ना जा करके हम किस पे क्लिक करेंगे, इंफ्रारेड रेज पे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लेना इसको। प्लस इंफ्रारेड रेज का आप और कहाँ कहाँ यूज़ करते हो,
देखो नाइट विजन कैमरे में नेशनल ज्योग्राफी डिस्कवरी वगैरह आपने देखा होगा, वहाँ पर जो नाइट विजन कैमरे होते हैं वहाँ पर ह्यूमन की इस तरह की कुछ शेप दिखाई देती है, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बींग की। तो ये उसकी थर्मल एनर्जी, क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनके अंदर एक थर्मल एनर्जी है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की आपकी इमेज देखने को मिलती है। तो जो नाइट विजन कैमरेज यूज़ होती हैं जानवरों को पिक्चर लेने के लिए या फिर डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी पे नाइट के टाइम पे दिखाने के लिए, तो वहाँ पे इंफ्रारेड रेज यूज़ होती हैं। रिमोट में, जो घरों में रिमोट होता है टीवी रिमोट, वहाँ पर भी क्या होती है, इंफ्रारेड रेज यूज़ होती हैं। प्लस मेडिकल में भी इंफ्रारेड रेज का यूज़ होता है। साथ में अगर आपने उरी मूवी देखी हो तो वहाँ पर आपने स्नाइपर्स देखे थे रात के टाइम पर मूवी, तो वो वहाँ पर एक हरे से रंग का इमेज बनाते थे, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे स्कोप यूज़ होते हैं, और ये आपको हमारी ह्यूमन बॉडी की थर्मल एनर्जी का यूज़ करके हमको पर्सन को डिटेक्ट करने के काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इंफ्रारेड रेज का यूज़ देखने को आपको मिल सकता है। तो अगर हम क्वेश्चन पे चलें तो क्वेश्चन क्या था, ऑल रिटर्न मटेरियल को पढ़ने के लिए आपको कौन सी रेज का यूज़ करते हो, तो अवरक्त किरणों का यूज़ करते हो, इंफ्रारेड रेज का यूज़ करते हो, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लस फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको इससे रिलेटेड डेली क्वेश्चंस बैंक जो आते हैं, क्विज आती है, उस पर आप अपने साथ अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। प्लस साथ में वहाँ पर मैक्सिमम वही बच्चे हैं जो इस वक्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ अपने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू गैस, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।